नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार जब बनी थी तो हमने एक बात कही थी कि महाराष्ट्र सरकार में इस बात की होड़ मची हुई है कि सबसे ज़्यादा मलाई वाला और लूट वाला मंत्रालय कौन सी पार्टी को मिलेगा। शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस में इस बात की बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा थी और अब इसको लेकर किरीट सोमैया, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को उठा रखा है। वो राज्यपाल से मिलते हैं, राज्यपाल से 3 घोटालों के लिए अनुमति देने की बात करते हैं और उसके बाद वो लोकायुक्त में जाकर शिकायत कर देते हैं। लोकायुक्त में शिकायत होने के बाद अब समझ लीजिए कि ये मामला कानूनी प्रक्रिया में पहुंच चुका है और अब इसको लेकर उद्धव ठाकरे, किशोरी पेडनेकर और संजय राउत जैसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जवाब शरद पवार और सोनिया गांधी को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 घोटालों की बात है। एक 12,000 करोड़ का है, एक है 900 करोड़ का और दूसरा है 3,000 करोड़ का। दरअसल जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात है वो ये है कि एक अल्पेश अजमेरा नाम का एक बिल्डर है, ये 2.5 करोड़ रुपए में, यानी कि 2.55 लाख में, 2 करोड़ 55 लाख में एक ज़मीन को खरीदता है दहिसर में, और इस ज़मीन को बाद में 3 महीने बाद बेचने के लिए ऑफर करता है बीएमसी को। दरअसल ये जो अल्पेश अजमेरा है, ये उद्धव ठाकरे और शिवसेना का खासम खास है। ये व्यक्ति जब ऐसा करता है तब देवेंद्र फडणवीस की सरकार के दौरान इसको मना कर दिया जाता है कि ये खरीद नहीं होगी, लेकिन जैसे ही 29 तारीख को उद्धव ठाकरे शपथ ले लेते हैं, उसके अगले ही दिन ये ज़मीन खरीदने के सौदे को मंजूरी दे दी जाती है। और जो ज़मीन अल्पेश अजमेरा ने 2 करोड़ 55 लाख में खरीदी थी, उसको 900 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अनुमति दे देता है और इसके लिए 350 करोड़ रुपए एडवांस पेमेंट भी कर दिया जाता है। यानी समझिए कि ये जो घोटाला है, करीब करीब 350 गुने की कीमत पर कोई चीज़ बेची जा रही है या खरीदी जा रही है, और वो भी सिर्फ 3 महीने के अंदर। इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव तो किसी भी बिजनेस में नहीं होता। शेयर का भी जो ऑप्शंस होता है उसमें भी एक साथ 300 गुना इस तरीके से नहीं जाता है। लेकिन बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार के चलते हुए ऐसा हो सकता है, उद्धव ठाकरे की कृपा से ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति जो 2.5 करोड़ रुपए के लगभग, यानी कि 2 करोड़ 55 लाख रुपए में ज़मीन खरीदता है और उस ज़मीन को 150 गुने ज़्यादा कीमत पर बेच देता है। 150 गुना तो उसको एडवांस मिल जाता है, बेची जाती है करीब करीब 350 गुना पर। यानी कि यहाँ सीधे तौर पर जो कुछ हो रहा है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ये सब हो कैसे गया। क्या ये जो हुआ है इसमें उद्धव ठाकरे सीधे सीधे इन्वॉल्व है? किशोरी पेडनेकर इस बात से तिलमिला गई है। किशोरी पेडनेकर ने किरीट सोमैया को शिखंडी तक कह दिया और ये कहा कि वो शिखंडी है। इसके बाद में किरीट सोमैया ने एक मैसेज भी जारी किया और उन्होंने कहा, संजय राउत, किशोरी पेडनेकर और उद्धव ठाकरे, तमाम जो मंत्री वगैरह हैं, मुझे पागल खाने भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। दरअसल कोई भी व्यक्ति इस तरीके से जब भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे करता है तो राजनीतिक पार्टियां या रसूख वाले लोग सबसे पहले उसके ऊपर पागलपन का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं और इसी तरीके की सफाई शिवसेना की तरफ से दी जा रही है। शिवसेना इसी तरीके के आरोप लगा रही है, लेकिन उन दस्तावेजों का शिवसेना क्या करेगी जो दस्तावेज अब तक किरीट सोमैया ने सार्वजनिक कर दिए हैं। किरीट सोमैया ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अन्वय नायक और उसकी पत्नी अक्षता नायक द्वारा बेची गई एक ज़मीन जो कि खरीदी थी रश्मि ठाकरे और मनीषा रविंद्र वाइकर ने। ये दोनों शिवसेना के लोग हैं और रश्मि ठाकरे उद्धव ठाकरे की पत्नी है। इसका भी खुलासा किया था, तब भी शिवसेना बौखला गई थी। उसके बाद वो लगातार घोटालों के खुलासे करते जा रहे हैं और उसके खुलासे के बाद भी जब उन्हें लगा कि ये महाराष्ट्र सरकार इतनी निर्लज्ज है और इसके ऊपर कार्रवाई पुलिस इतनी जल्दी नहीं करेगी, तो वो सीधे लोकायुक्त पहुंच जाते हैं। अब लोकायुक्त के मामले को देखने के बाद में ये पूरा का पूरा मामला संगीन हो गया है, क्योंकि लोकायुक्ती जांच शुरू होते ही अब इस मामले में किशोरी पेडनेकर और उद्धव ठाकरे का फंसना लगभग तय है। दूसरा जो 12,000 करोड़ का घोटाला है उसमें एक बड़े अस्पताल बनाने की बात थी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए की ज़मीन और 2,000 करोड़ रुपए का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने की बात थी। लेकिन इसको लेकर किरीट सोमैया ने खुलासा किया कि ये जो कोविड को लेकर ऐसा करने की बात की जा रही है,
कोविड जैसी बीमारियां 100 साल में 150 साल में एक बार आती हैं, उसके बजाय अगर एक वास्तविक अस्पताल बनाने की बात की जाती, अगर कोई आधारभूत अस्पताल बनाने की बात की जाती तो शायद जनता का उससे ज़्यादा भला होता। लेकिन उद्धव सरकार ऐसा करने की बजाय कोविड के नाम पर इस तरीके की फिजूलखर्ची कर रही है और इसमें किसी भी प्रक्रिया का जो कानूनी एक प्रक्रिया सेट होती है उसका पालन नहीं किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह बड़ा घोटाला है जिसकी जांच लोकायुक्त को करनी चाहिए और इस जांच के बाद में लोकायुक्त को ये निर्णय करना चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। निश्चित तौर पर उद्धव सरकार को ऐसा लगता है कि उनकी सरकार जितने दिन तक चल रही है उतने दिन में वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा लेंगे वही उनका है, क्योंकि बाद में इस सरकार के आगे तक चलने का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि संजय राउत तो इस सरकार को 25 साल चलाने की बात करता है। संजय राउत ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी अब सत्ता से 25 साल तक दूर रहेगी और ऐसा संजय राउत ने तब भी कहा जब रश्मि ठाकरे के खिलाफ एक बड़ा खुलासा कर दिया किरीट सोमैया ने। इससे तिलमिला गया संजय राउत और हो सकता है कि अब नए खुलासे के बाद संजय राउत ये कहे कि 50 साल तक हम बीजेपी को सत्ता में नहीं आने देंगे। लेकिन संजय राउत जैसे लोग भारतीय राजनीति में कितने आए और कितने गए, राजनीति में वही हो सकता है जो जनता चाहती है और जनता इस तरीके के घोटालों पर आंख बंद करके नहीं बैठ सकती। एक देखने वाली बात यह है कि 2.5 करोड़ की जमीन को अगर बीएमसी 350 करोड़ रुपए एडवांस देकर 900 करोड़ रुपए में खरीद लेती है और इसको जो मुंबई के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जागरूक लोग हैं और महाराष्ट्र के लोग भी जागरूक हैं, वो कैसे इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं और क्यों नहीं अब लोकायुक्त की जांच के बाद में बीएमसी के उन तमाम अधिकारियों को जेल भेज दिया जाए जिन्होंने ये सब घोटाला किया है और 350 करोड़ रुपए जो डाल दिए गए हैं अल्पेश अजमेरा की झोली में वो भी जल्दी से जल्दी वापस लिए जाए। इस बात की मांग की है किरीट सोमैया ने। किरीट सोमैया अकेले तौर पर जो मोर्चा खोलकर बैठे हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से उनका साथ दे रही है और अब ये मांग उठने लगी है कि किरीट सोमैया ने जो जो खुलासे किए हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर भी प्रदर्शन करे और शिवसेना की सच्चाई को जनता तक पहुंचाए। निश्चित तौर पर ये जो घोटालों का एक के बाद एक लंबी फहरिस्त निकलेगी, उसमें न केवल शिवसेना बल्कि एनसीपी कांग्रेस के भी तमाम घोटाले सामने आएंगे और अभी इस सरकार को बने हुए 1 साल भी बमुश्किल हुआ है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े घोटाले और ये जो बीएमसी वाला घोटाला है 900 करोड़ का, ये तो एक दिन के भीतर हो गया। यानी कि शपथ ग्रहण के अगले ही दिन अल्पेश अजमेरा बिल्डर्स को जिस तरीके से ये जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया गया जिसको लेकर पहले बीएमसी मना कर चुकी थी, पहले महाराष्ट्र सरकार मना कर चुकी थी, लेकिन बाद में वही जमीन खरीद ली जाती है 900 करोड़ रुपए में। इसके लिए 350 करोड़ रुपए एडवांस में चुका दिए जाते हैं। दूसरी जब जो अस्पतालों का मामला है उस पर 3000 करोड़ रुपए की ज़मीन की बात जो हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि उसमें भी तमाम प्रक्रियाओं का, तमाम जो नियम कानूनों का पालन नहीं किया गया है और उसके लिए भी बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की जनता जो पैसा जब अपना खून पसीना बहाकर कमाती है और उसको टैक्स के रूप में सब महाराष्ट्र सरकार को देती है, उस पैसे को इतनी आसानी से लुटाने का जो काम है पहले कांग्रेस एनसीपी की सरकारें किया करती थी और अब ये महाविकास अघाड़ी के नाम पर चलने वाली महाविनाश अघाड़ी की सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। ये लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, नागरिकों को परेशान करते हैं, नाजीवाद फांसीवाद से भी भयंकर एक वाद यानी कि पसोठावाद चलाते हैं। लेकिन पसोठावाद के साथ साथ ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले अब सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार है वो भारत के अन्य राज्यों में अब तक जो घोटाले हुए हैं उनसे भी बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, क्योंकि 1 साल के भीतर इतने लंबे लंबे घोटाले वो लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से भी कई गुना ज़्यादा है और उसके बाद दिल्ली में जो घोटाले अरविंद केजरीवाल की सरकार करती रहती है उससे भी ज़्यादा है। अरविंद केजरीवाल की सरकार की एक नीति है, वो घोटाले करते हैं लेकिन छोटे छोटे घोटाले करते हैं जिससे लोगों का ध्यान न जाए। लेकिन यहाँ तो महाराष्ट्र सरकार सीधे तौर पर जिस तरीके से 350 से 400 गुने पर ज़मीन खरीदती है, एक ज़मीन के नाम पर प्रक्रियाओं का पालन नहीं होता है। दूसरी तरफ एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी से ज़मीन ले ली जाती है जो बाद में आत्महत्या कर लेता है और उस आत्महत्या के लिए एक टीवी चैनल के मालिक को फंसा दिया जाता है।
टीवी चैनल के संपादक को फंसा दिया जाता है। तो ये सारा का सारा जो खेल है भ्रष्टाचार के साथ में इतने ज़्यादा खुलकर सामने आ रहे हैं उद्धव ठाकरे, उसके बाद तो ऐसा लगता है कि उन्हें ये शक हो गया है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार आए न आए उससे पहले अपनी झोली भर ली जाए, अपने खजाने को भर लिया जाए और उसके बाद में चाहे कोई भी कुछ कहे, कितनी भी जांच हो, कितने भी उनके खिलाफ एफआईआर हो, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यही वजह है कि अब तक इतने घोटालों के सामने आने के बाद में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, शिवसेना की तरफ से इस पर सफाई देने की बजाय उल्टे ही किरीट सोमैया के ऊपर सवाल उठा दिए गए हैं, उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीएमसी की मेयर किशोरी पेडनेकर उन्हें शिखंडी बता रही है, तो दूसरी तरफ संजय राउत ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि ये किरीट सोमैया पागल हो गए हैं और इन्हें पागल खाने भेजने की जरूरत है, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ किरीट सोमैया इन सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दे चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में मैं इन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूं और भ्रष्टाचार को लेकर वो राज्यपाल से मिले, राज्यपाल से अनुमति लेकर अब उन्होंने सीधे तौर पर लोकायुक्त में जिस तरीके से शिकायत की है, उसके बाद आने वाले दिनों में उद्धव सरकार की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार का मामला ऐसा है जिस पर जनता हमेशा ही आक्रामक हो जाती है और जनता एक बार अगर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सड़कों पर आ गई तब उद्धव सरकार का बच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। जय हिंद, जय भारत।